सोच रहा था, फिर मैंने अदर सिद्दीक साहब को फोन किया। अदर सिद्दीक साहब को भूख लगी हुई है, वो इधर आ ही नहीं रहे, वो बैठ गए जाके। तो मैंने आप शुरू करें भाई जरा, हम आ रहे हैं, आपको जरा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग गया। अच्छा, मैं आपको, मैंने अदर भाई को फोन किया, मैंने कहा ये अब मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या इज इट पॉसिबल कोई कानून हो कि काली गाड़ी का चालान करना है और सफेद का नहीं करना? कहते मुमकिन नहीं है। मैंने कहा ये मुमकिन है कि 125 वाले का कर देना और 135 वाले का नहीं करना। कहते ये भी मुमकिन नहीं है क्योंकि 120 की लिमिट है। तो मैंने पूछा कि ये मुमकिन है कि 3 बजे से पहले वाला जो गाड़ी तेज चलाएगा उसका चालान नहीं करना और जो 3 बजे के बाद गाड़ी चलाएगा उसका चालान करना है? कहते ये भी मुमकिन नहीं है। मैंने कहा एक ऑफिसर की शिफ्ट खत्म हो गई है, उसके टाइम पे चालान नहीं करना और दूसरे ऑफिसर की शिफ्ट पे चालान करना है, ये कोई कानून? कहते जी ये मुमकिन ही नहीं है। तो हमारे साथ, सबके साथ ये हो रहा है। यानी जब पीडीएम की जमातें तनकीद की गाड़ी चला रही थी तो वो 140 की स्पीड पे चला रही थी जजिस के हवाले से, तो उस पर चालान नहीं हुआ। अब हम जब तनकीद की गाड़ी चला रहे हैं 121 पे पहुंचते चालान हो जाता है, हालांकि 130 तक का तो मार्जिन रखा हुआ है। तो हमारे साथ हो रही है ज्यादती, यानी अपनी मर्जी का आइन। हमारी सफेद गाड़ियों का चालान हो रहा है, उनकी काली गाड़ियों का चालान नहीं हो रहा। पीडीएम की कौन सी गाड़ियों का? वीगो डालो का कह रहे हैं, अजहर भाई कह रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो अच्छा ये हो गया। उमर बंदियाल ने क्यों फिर इतना रिलीफ दिया पीडीएम को, क्यों नहीं चलान किया उनके? हर एक का अपना अपना एटीट्यूड होता है। देखिए मैंने पहले कहा था कि काजी फायद ईसा साहब जितना भी कहें कि मैं मीडिया नहीं देखता, मैंने उनकी शख्सियत के अंदर ये नोट किया कि उनको बहुत फिक्र होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। काजी फायद ईसा साहब को वो ये साबित करने की, यही जजेस को कहना तो यही चाहिए जो वो कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काजी फायद ईसा को बहुत फिक्र होती है इस बात की कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो जब आप इस तरीके से आपके ऊपर ये प्रेशर हो या आप ऐसा सोचें तो फिर आप को ये चीजें हर्ट तो करती हैं। अब जो उनके फैसले हैं उन पे तनकीद तो होगी। दूसरा, मैंने बहुत पहले ये अर्ज किया था, काजी फायद ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले अर्ज किया था कि काजी फायद ईसा साहब को डेलिबरेटली बड़ी प्लानिंग के साथ पीएमएलएन ने और पीडीएम ने एक मुतनाज़ जज में कन्वर्ट कर दिया था। उन्होंने एक जज की इतनी साइड ली और इस तरीके से उन्होंने इनकी शख्सियत को डिफाइन किया, बार बार इस तरीके से इनकी हमायत की उन्होंने, बेजा किस्म की, और सियासत के लिए इनके नाम को इस्तेमाल किया कि ये महसूस होना शुरू हो गया उस वक्त के काजी फायद ईसा साहब मुतनाज़े हो रहे हैं। तो चीफ जस्टिस बनने से पहले उनकी शख्सियत को बदकिस्मती से मुतनाज़े किया गया। फिर काजी साहब के फैसले जो आए तो वो भी इसी तरह के थे। चीफ तो चीफ है, चाहे काजी हो चाहे बंदियाल हो, सब की इज्जत एक जैसी नहीं है। सब चीज देखिए, ये जो इज्जत है ना वो उस सीट की है। उस सीट पे बैठने वाले आदमी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा नाम ये चल रहा है, फैसले अगर नून लीग की फेवर में आए तो ठीक है, पीटीए के खिलाफ है वो मुतनाज़ हो गए, तो ये खुला तजाद वाली बात नहीं हम करेंगे। फैसला तो था एक के खिलाफ आना है, एक के हक में आना होता है, वो मुतनाज़े तो नहीं हो सकते। देखिए अब ये तो जो लोग सख्त नाकिद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कह रहे हैं कि बल्ला खो के ठीक नहीं किया। और वो एक शेर है, मुझे याद आ गया, वो नईम बुखारी साहब ने गालिबन एक दिन सुनाया था बहुत पहले जब वो पाकिस्तान टेलीविजन पे होते थे। उन्होंने कहा पानी दे विच मार ना सोटा ए पाटे है नहीं होना ते जो तू चाहना है वो नहीं होना। तो अच्छा मेरा ये क्वेश्चन है पत्थर और तो क्या अब भी चिपक है सनम जवेद या वो? देखिए सनम जवेद जेल में है और उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली है, इलेक्शन में खड़े होने की, इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत उसको नहीं मिली। ये अगर कहीं बाहर आ गई ना तो ये भी एक मुसीबत है। लेकिन अगर कहीं मरियम नवाज के मुकाबले में बाहर आए बगैर भी इस खातून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उतार दिया, लेकिन मुझे वहाँ टेक्निकल एक प्रॉब्लम लगता है क्योंकि मियां आबाद फारूक नामी जो इनके कैंडिडेट हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उनके बेटे की भी फौतगी होगी इस बीच में और बड़े दुख वाले मनाजिर से, क्योंकि मैं तो था नहीं, मैं वापस आया तो मुझे पता चला। तो उनका मेरे ख्याल में उनकी फैमिली का एक ही टिकट है और एक ही जगह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी वही वाला हल्का है जहाँ से सनम जावेद है, लेकिन उसके 2-3 हल्के और भी हैं सनम के पास ऑप्शन। हो सकता है इस ऑप्शन के चक्कर में वहां से मरियम का मुकाबला शायद सनम के साथ ना हो, लेकिन अगर होगा ना तो ये टफेस्ट कैंडिडेट होगी मरियम के मुकाबले में। बिलावल भुट्टो आजकल बड़े पीटीआई वोटर्स के बड़े हमदर्द बने हुए हैं। बिलावल कहते हैं हमें वोट दें पीटीआई के लोग, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। बिलावल का ह्यूमन राइट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जिस किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बिलावल की हुकूमत ने किया या आसिफ अली जरदारी के सिंध में हुई है, आप पंजाब में उसका तस्वर नहीं कर सकते। जो हलीम आदिल शेख के साथ होता रहा, जरा एक दफा सोचिए आपके साथ हुआ क्या है, और जो मुराद अली शाह की गवर्नमेंट में हुआ
آپ کو پتا ہے سب سے پہلے ارشد شریف کے اوپر، میرے اوپر، باقی صحافیوں کے اوپر جو غلط مقدمات درج ہوئے تھے وہ بلاول کی سندھ حکومت نے دیے تھے، کیپٹن صفدر پہ بھی مقدمہ اور سب سے پہلے مقدمات انہوں نے دیے تھے. تو یہ بات جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری ہیومن رائٹس کے داعی کوئی نہیں ہے، نہ انہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سے یا سپورٹر سے کوئی ہمدردی ہے. ایکچولی وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے نورا کشتی لڑ رہے ہیں، انہیں پھر رل جانا اور مل کے انہوں نے بیٹھ جانا. مریم نواز نے، بلاول نے، نواز شریف نے، زرداری نے، یہ ساری نورا کشتی تھوڑے دنوں کے لیے ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ کتنے بھی زور مار دیں یہ کولیشن گورنمنٹ ہی بنا پائیں گے، وہ بھی بہت بڑا دھاندلا کر کے، اس کے علاوہ یہ کر نہیں پائیں گے. اچھا شیخ، میں نے